छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवाहर। आज हम बात करेंगे इतिहास के मेजर विषय की। इतिहास का जो मेजर विषय है, उस मेजर विषय में इतिहास के कौन कौन से पार्ट हैं, उसके अंतर्गत क्या आता है। तो नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को काफ़ी समस्या आ रही हैं। उनकी समस्या के समाधान के लिए मैंने ये लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, जिस लेक्चर को देख कर के बच्चे का जो इतिहास का मेजर विषय वो कंप्लीट हो जाएगा। छात्रों, हमारा तीसरा टॉपिक है समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा। समय और अंतरिक्ष की भारतीय अवधारणा प्रत्येक टॉपिक में तैयार कर रहा हूँ, जिससे बच्चे को आसानी से सभी क्वेश्चन परीक्षा में मिल जाएं। तो समय और अंतरिक्ष, जब हम किसी टॉपिक की बात करते हैं, किसी विषय की बात करते हैं, तो उसमें समय का होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर इतिहास जैसे विषय में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल को डिफाइन करते हैं, उसका हम एनालिसिस करते हैं, तो उसका समय निर्धारण किया गया है। राजनीति विज्ञान की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, अन्य विषयों की बात करते हैं, तो ज़रूरी हमें उसमें समय का निर्धारण करना चाहिए। ठीक। तो भारत में प्राचीन काल के समय हम किस तरीके समय को मापते हैं? तो समय मापन का इतिहास क्या है, कैसे हम गणना करते हैं इसकी? विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न विभिन्न बातों को लिखा है। समय मापन का इतिहास कहाँ से स्टार्ट हुआ है? प्राचीन काल में मनुष्य ने सूर्य की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर दोपहर, संध्या, रात्रि की कल्पना की है कि दोपहर कैसे होता है, शाम कैसे होती है और रात्रि कैसे होती है। ये समय स्थूल रूप से प्रत्यक्ष है। तत्पश्चात घटी पल की कल्पना भी होगी। इसी प्रकार से उसने सूर्य की कक्षा गतियों, पक्षों, महीनों, ऋतुओं तथा वर्षों की कल्पना की होगी। यानी जब सूर्य के चक्कर लगते हैं, सूर्य की परिक्रमा होती है, उसी से घंटे निकलते हैं, उसी से दिन निकलता है, उसी से महीने निकलते हैं, उसी से वर्ष निकलता है। तो सूर्य के आधार पर, सूर्य की परिक्रमा के आधार पर हमें दिन, महीने, घंटे का, वर्षों का, युगों का, कल्पों का हम व्याख्या करते हैं। समय को सूक्ष्म रूप से नापने के लिए पहले शंकु यंत्र, धूप घड़ियों का प्रयोग होता था। हम ये अनुमान लगाते कि जब सूर्य सामने आ गया है, बिल्कुल खोपड़ी के ऊपर, तो दिन के 12 बज गए होंगे। सुबह है, परछाई लंबी है तो सुबह हो गया है। शाम के टाइम इधर दिन डूब रहा है तो शाम हो गई है। सुबह, दोपहर, शाम, इस तरीके से हम इनका एनालिसिस करते हैं। रात्रि के समय ज्ञान नक्षत्रों से किया जाता है कि रात्रि के समय कैसा ज्ञान करेंगे, तो नक्षत्र होते हैं। तत्पश्चात पानी तथा बालू के घड़ी यंत्र बनाए गए थे। भारत में अति प्राचीन काल से प्रचलित थे। इनका वर्णन ज्योतिष की अति प्राचीन पुस्तकों जैसे पंच सिद्धांत का, सूर्य सिद्धांत का में मिलता है। पानी का घंटी यंत्र बनाने के लिए किसी पात्र में छोटा सा छेद कर दिया जाता, जिससे पात्र 1 घंटे में पानी में डूब जाता। उससे बाहरी भाग पर बल अंकित कर दिया जाता था। इसलिए पलों को पानी पल भी कहते हैं। हम एक पल को कैसे नापते हैं? बालू का घंटी यंत्र भी पानी के लिए घंटी यंत्र सरीका था, जिसमें फिर से बालू के गिरने में समय ज्ञात होता है, रेत। किंतु ये सभी घंटी सूक्ष्म नहीं थे, उसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी थीं। विज्ञान के प्रादुर्भाव के साथ लोलक घड़ियाँ, तत्पश्चात नई घड़ियाँ, जिनका आज हम प्रयोग करते हैं और आविष्कार में आई। यानी घड़ियों की जो टप 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 की आवाज़ आती है, तो कैसे वो पानी एक एक बूंद गिर रहा है, ऐसी घड़ी की जो सुई है, सेकंड की, मिनट की, घंटे की, तो कट कट की आवाज़ हमें करती है। जैसा कि सूक्ष्म ऊपर वर्णन किया गया है कि समय का ज्ञान सूर्य की कुछ स्थितियों से
किया जाता था। सामान्यतः सूर्योदय से सूर्य अस्त तक दिन तथा सूर्यास्त और पुनः सूर्योदय तक रात्रि होती है। सुबह दिन निकलता है, शाम को अस्त होता है, रात्रि हो जाती है। रात्रि बाद फिर दिन निकलता है, शाम को अस्त हो जाता है। तो इसलिए दिन और रात की गणना हम करते हैं, किंतु तिथि गणना के लिए दिन रात मिलकर कुछ कहलाते हैं। किसी स्थान पर सूर्य द्वारा यामोत्तर व्रत के अधो बिंदु की एक परिक्रमा की और इस दृश्य को जब 24 घंटे में सूर्य के पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसका एक अधो बिंदु होता है जो 12 घंटे पूरा होता है। 12 घंटे पूरा होता है तो दिन रात और रात या दिन होते हैं तथा सूर्य की किसी नक्षत्र के सापेक्ष एक परिक्रमा को नक्षत्र दिन कहते हैं। यह नक्षत्र रूढ़ि के अनुसार माप का बिंदु अर्थात क्रांति व्रत या विश्व व्रत का बसंत संपात बिंदु मिला जाता है। नक्षत्र दिन स्थिर हैं, तथापि यह हमारे व्यवहार के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि दृश्य दिन में 3 मिनट 53 सेकंड कम है। 3 मिनट 53 सेकंड कम है। दृश्य दिन का मान सदा एक सा नहीं रहता, अतः किसी घड़ी के दृश्य सूर्य के समय का बताया जाना कठिन है कि सूर्य कितने बजे अस्त होता है। इसमें 2 कारण हैं। एक तो सूर्य की दृष्टि स्पष्ट गति सदा एक सी नहीं रहती, दूसरे सूर्य क्रांति व्रत में चलता है, सूर्य चक्कर में चलता है, दिखाई देता है। हमें समय सूचक यंत्र बनाने के लिए ऐसे सूर्यों की आवश्यकता होती है जो मध्यम गति से सदा विषुववृत्त में चले जाते हैं। ऐसे सूर्य को ज्योतिष लोग ज्योतिष माध्यम, सूर्य माध्यम तथा केवल माध्यम कहते हैं। केवल माध्यम सूर्य कहते हैं। विषुववृत्त व्रत के मध्य सूर्य तथा क्रांति व्रत के मध्य सूर्य के अंतर को भास्कराचार्य ने उदयांतर कहा है। जब विषुववृत्त व्रत है और मध्य में सूर्य और क्रांति व्रत के बीच में जब सूर्य बीच में आता है तो उसको हम उदयांतर तथा क्रांतिवृत्ति माध्यम सूर्य स्पष्ट अंतर सूर्य के अंतर को भुजांतर कहा है। दोबारा बताता हूँ कि विषुववृत्त व्रत के मध्यम सूर्य, विषुववृत्त व्रत के मध्यम क्या है? सूर्य है, तथा क्रांति व्रत के मध्यम सूर्य के अंतर को भास्कराचार्य ने उदयांतर तथा क्रांतिवृत्ति माध्यम सूर्य तथा स्पष्ट सूर्य के अंतर को भुजांतर कहा है। यदि ज्योतिष माध्यम सूर्य के उदयांतर भुजांतर को संस्कार दे तो यहाँ दृश्य सूर्य हो जाएगा। आधुनिक शब्दावली में उदयांतर तथा भुजांतर के एक साथ संस्कार को समय समीकरण कहते हैं। ये हमारी घड़ियों के समय तथा दृश्य सूर्य के समय के अंतर के तुल्य होते हैं। समय समीकरण प्रतिदिन का मात्र गणित द्वारा निकाला जा सकता है। क्या है? समय का समीकरण प्रतिदिन का जो मात्र होता है उसका गणित द्वारा निकाला जा सकता है। आजकल प्रकाशित होने वाले नाविक पंचांग प्रकाशित होने वाले क्या है? नाविक पंचांग में इसका प्रतिदिन का मान दिया रहता है। इस प्रकार हम अपनी घड़ियों से चाहे दृश्य सूर्य का समय ज्ञात कर लें। इसका ज्योतिष में बहुत उपयोग होता है। विलोमतः हम सूर्य के ऊर्ध्व यामोत्तर बिंदु के उल्लंघन का भेद करके उसमें समीकरण को जोड़कर या घटाकर वास्तविक माध्यम सूर्य के माध्यम का ज्ञात करके अपनी घड़ियों के समय को ठीक कर लेते हैं। हम क्या करते थे कि हमें अपना एक्यूरेट समय निकालना है, तो एक्यूरेट समय के निकालने के लिए हम सूर्य को देखते थे कि 12 बज रहे हैं, सूर्य ऊपर है, 12 बज गए, शाम को 6 बज गए, उस समय सूर्य निकल रहा है तो 6 बज गए। उसको देख करके हम अपनी घड़ियों को सही कर लेते थे। तो इसके साथ में खगोल विज्ञान का उद्भव विकास कैसे हुआ, दूसरा क्वेश्चन है हमारा। खगोल विज्ञान का मतलब क्या होता है? जितने ग्रह नक्षत्र हैं उनकी जानकारी है, उसको हम खगोल विज्ञान कहते हैं। यह विज्ञान भारत में ही विकसित हुआ। प्रसिद्ध जर्मन खगोल वैज्ञानिक कोपरनिकस से लगभग 1000 वर्ष पूर्व आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गोल आकृति और अपनी ध्रुव पर घूमने की पुष्टि की। भारत में सबसे पहले ये कहा गया
कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। 1000 साल पहले, कोपरनिकस से 1000 साल पहले ये बात आर्यभट्ट ने भारत में बताई थी। इसी तरह आइजैक न्यूटन ने 1000 वर्ष पूर्व ही ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की पुष्टि की। यानी जो न्यूटन का सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण, मैग्नेटिक फोर्स, उसकी गणना भारत में उससे पहले ब्रह्मगुप्त नाम के वैज्ञानिक ने की थी। यह एक अलग बात है, किन्हीं कारणों से इनका श्रेय पश्चात वैज्ञानिकों को मिला है। ये बात कहाँ गलती हो गई, कहाँ क्या हो गया, ये श्रेय भारत के लोगों को क्यों नहीं दिया गया? क्या भारत के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी? ये हम विदेश के लोगों की बातों को ही स्वीकार क्यों करते हैं? जब हमें पता इस बात का कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के अंदर होता है, तो हमें इस बात का पता क्यों नहीं चला? भारतीय खगोल विज्ञान का उद्भव वेदों में माना जाता है। वैदिक कालीन भारतीय धर्मपरायण व्यक्ति थे। वैदिक काल के जो लोग थे धर्म बदलते रहते, और इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। वे अपने यज्ञ तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठान ग्रहों की स्थिति के अनुसार भी शुभ लगन देकर किया करते थे। शुभ लगन जाने के लिए उन्होंने खगोल विज्ञान का विकास किया। वैदिक आर्य सूर्य की उत्तरायण दक्षिणायन गति से परिचित थे। कहा जाता है कि वैदिक जो आर्य हैं, उत्तर क्या है दक्षिण क्या है, इस सारी जानकारी से परिचित थे, और जो भी अपने कर्मकांड करते थे, यज्ञ हवन करते थे, वो नक्षत्रों के आधार पर ही करते थे। वैदिक कालीन खगोल विज्ञान का एकमात्र ग्रंथ वेदांग ज्योतिष है। क्या है? वेदांग ज्योतिष है। इसकी रचना लगध नामक ऋषि ने लगभग ईसा के 100 वर्ष पूर्व की थी। भारतवर्ष में खगोल विज्ञान संबंधी जानकारी मिलती है महाभारत में खगोल विज्ञान संबंधी जानकारी हमें प्राप्त होती है। महाभारत में चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण की चर्चा की गई है। महाभारत में इस काल के लोगों से ज्ञात होता है कि केवल ग्रहण अमावस्या पूर्णिमा को ही लग सकते हैं। इस काल के लोगों का ग्रहों के विषय में अच्छा ज्ञान था। वेदांग ज्योतिष के बाद लगभग 1000 वर्ष तक खगोल विज्ञान कोई ग्रंथ नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद भारत में ग्रंथ क्यों नहीं मिले? महाभारत के समय के लोगों को यह पता सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ता है, लेकिन बाद के लोगों को क्यों नहीं पता? सर्वप्रथम 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने लोगों को बताया। कब? सर्वप्रथम 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट बता रहे हैं भारत के लोगों को कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। उन्होंने पृथ्वी के आकार, गति और परिधि का अनुमान भी लगाया। आर्यभट्ट ने सूर्य और चंद्र ग्रहण की सही कारणों को पता लगा। आर्यभट्ट ने बताया कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों पड़ता है। उनके अनुसार चंद्रमा पृथ्वी की परछाई पड़ने से ग्रहण लगता है। उनके अनुसार क्या चंद्रमा और पृथ्वी की परछाई पड़ने से ग्रहण लगते हैं। चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है, उद्दीप्त होता है। इसी प्रकार आर्यभट्ट ने राहु केतु द्वारा सूर्य और चंद्र को ग्रास लेने के सिद्धांत का खंडन किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, राहु केतु के लील गए होंगे सूर्य को, और ग्रहण का सही वैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी आर्य सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना की। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत ग्रंथ जो लिखे हैं वो आर्यभट्ट ने लिखे, उसमें इनकी चर्चा की गई है। आर्यभट्ट के बाद 6वीं शताब्दी में बरामेर नाम के खगोल वैज्ञानिक हुए थे। खगोल वैज्ञानिक विज्ञान के इतिहास में वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को धरातल से बांध रखती है। उन्होंने ये कहा खगोल विज्ञान में कि जो भी कोई एक ऐसी शक्ति है पृथ्वी के अंदर, धरातल के अंदर, जो सारी वस्तुओं को बांधे हुए है। आज इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। बरामेर का कहना है कि पृथ्वी गोल है, जिसके धरातल पर पहाड़, पर्वत, नदियां, जगर, पेड़ पौधे, नगर आदि फैले हुए हैं। पंच सिद्धांत का, सूर्य सिद्धांत का, उनका खगोल विज्ञान संबंधी पुस्तकें हैं। इनके अतिरिक्त बरामेर ने बृहत संहिता बृहज्जातक नामक पुस्तकें भी लिखी हैं। इसके बाद भारतीय खगोल विज्ञान में ब्रह्मगुप्त का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है। इसका कार्यकाल 7वीं शताब्दी से माना जाता है। वे खगोल विज्ञान संबंधी गणनाओं से संबंधित बीज गणित का भी प्रयोग करने वाले भारत में ही जन्मे थे, पहले गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त जीवन के अंतिम वर्षों में ब्रह्मगुप्त ने खंडकाद्य
नामक ग्रंथ लिखा। इन्होंने विभिन्न ग्रहों की गति और स्थिति के बारे में, उनके उदय और अस्त या सूर्य के बारे में गणना का विधियों का वर्णन किया है। यानी ब्रह्मगुप्त ने यह बता दिया भारत में, क्या बता दिया कि सूर्य ग्रहण है, युति है, अस्त कैसे होता है, उदय कैसे होता है, ये सारी जानकारी ब्रह्मगुप्त ने बताई है। और आगे चलते हैं। ब्रह्मगुप्त का ग्रहों का ज्ञान प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित है। इनका मानना है कि जब कभी गणना और वेद में अंतर पड़ने लगे, गणना और वेद में अंतर पड़ने लगा तो वेद द्वारा गणना शुद्ध कर लेनी चाहिए। तो ये पृथ्वी को गोल मानते हैं तथा पुराणों में पृथ्वी को चपटी मानने का विचार की बड़ी कड़ी आलोचना की है। पुराण कहते हैं पृथ्वी चपटी है, वेद कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल है। ब्रह्मगुप्त आर्यभट्ट के अनेक सिद्धांतों के साथ पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के सिद्धांत के आलोचक हैं। ब्रह्मगुप्त कह रहे हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं घूमती है। आर्यभट्ट के सिद्धांत का बड़ा विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं। ब्रह्मगुप्त पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के सिद्धांत से सहमत हैं। पृथ्वी के अंदर क्या गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके समर्थक हैं। उनके अनुसार वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं और पृथ्वी की प्रकृति है कि वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के अंदर एक गुण है जिसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है उसके अंदर। इस बात से ये तैयार है, ब्रह्मगुप्त बात से सहमत है कि पृथ्वी के अंदर एक गुण जरूर पाया जाता है। इसलिए कोई वस्तु हम हवा में उछालते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाती? इसलिए जाती, पृथ्वी के अंदर ही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ब्रह्मगुप्त के बाद खगोल विज्ञान के भास्कराचार्य का विशिष्ट योगदान है। इनका समय 12वीं शताब्दी था। वे गणित के प्रकांड पंडित थे, विद्वान थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और कारण कुतूहल नामक 2 ग्रंथों की रचना की है। खगोल विज्ञान के रूप में भास्कराचार्य अपनी तात्कालिक गति की अवधारणा के लिए प्रसिद्ध हैं। इससे खगोल वैज्ञानिकों को ग्रहों की गति का सही ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है, ज्ञान मिलता है। भास्कर ने एक तो गोले की सतह और उनके घनफल को निकालने के लिए जर्मन ज्योतिष विज्ञान केपलर के नियम को पूरा अभ्यास कर लिया था। जो केपलर था, केपलर क्या है, घन के बारे में बताता है और गोले की सतह के बारे में बताता है। उसका अध्ययन किसने किया? भास्कर ने किया। उन्होंने दूसरी 17वीं शताब्दी में जन्मे आइजैक न्यूटन ने लगभग 500 वर्ष पूर्व गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी ये तो 15वीं शताब्दी में आए हैं, लेकिन भास्कर बोलते हैं कि बहुत पहले हमने इनकी जानकारी प्राप्त कर ली थी। छात्रों, इस तरीके से हम इतिहास की गणना करते हैं, मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्शिया की 2500 वर्ष, पर्शिया मीन्स फ्रांस, 2500 सदी में शुद्ध समय मापन हेतु अपनाई जाने वाली विधि का वर्णन करते हैं। हमने समय नापने के लिए आधुनिक घड़ियां बनाई हैं। यह पाया जाता है कि सर्दी गर्मी के कारण घड़ियों की धातु निर्मित पुर्जे के सिकुड़ने फैलने के कारण ये घड़ियां ठीक समय नहीं देती। यानी पहले की घड़ियां कैसी थी कि उसके पुर्जे सर्दियों में सिकुड़ जाते, गर्मियों में फैल जाते। अब हमारे सामने ये समस्या थी कि हम अपनी यांत्रिक घड़ियों की सूक्ष्म अशुद्धियों को कैसे जाने, कैसे उनको दूर करें। सूर्य की ऊर्ध्व यामांतर लगन की विधि से हम अपने घड़ियों की अशुद्धि मान सकते हैं, अपने घड़ियों की क्या अशुद्धि मान सकते हैं। तथापि सूर्य की ऊर्ध्व यामोत्तर लगन का भेद स्वयं कुछ क्लिष्ट है तथा सूर्य के विलंब के विशाल होने के कारण उसमें भेदकर्ता की व्यक्तिगत त्रुटि की अधिक संभावना थी। जो भी कोई काम करता है उसमें व्यक्तिगत त्रुटि हो सकती थी। दूसरी कठिनाई थी कि हमारा बाध्य सूर्य घड़ी के समय का आकाशीय पिंडों की स्थिति से कोई प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल नहीं था। हम किस तरीके से कौन से पिंड को उठा के देखें, किस तरीके से उठा के देखें, इसमें गलती हो सकती थी। इसी कमी की पूर्ति के लिए नक्षत्र घड़ी का निर्माण किया गया। कौन सी घड़ी? नक्षत्र घड़ी। यह समय बताती है। इसमें 24 घंटे पृथ्वी की अपनी अक्ष की ओर परिक्रमा करके अपने
अक्ष की ओर परिक्रमा करके अथवा बसंत पात बिंदु की ऊर्ध्व यामोत्तर बिंदु की एक परिक्रमा के समय के तुल्य है। यानी बसंत 5 बिंदु की ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर एक यामोत्तर है, एक ध्रुव है, बिंदु की परिक्रमा करके ही हम उसकी तुल्य मानते, समान मानते हैं। 21 मार्च के लगभग बसंत 5 बिंदु हमारे दृश्य सूर्य के साथ ऊर्ध्व यामोत्तर लंघन करता है। 21 मार्च, ठीक। उस समय नक्षत्र घड़ी का समय 0 घंटा 0 मिनट और 0 सेकंड होता है। 21 मार्च के दिन देखना क्या है, सर्च करना आप। हमारी घड़ियों में से लगभग 12 बजते हैं। उस समय हमारी घड़ियों में कितने बजते हैं? 12 बजते हैं। उस समय सबको शून्य हो जाता है। दूसरे दिन दोपहर को नक्षत्र घड़ी का मिनट 4 मिनट होगा। यानी दूसरे दिन दोपहर को नक्षत्र घड़ी का समय कितना होगा? 4 मिनट होगा। अन्य किसी भी निश्चित दिन माध्यम सूर्य के समय को हम अनुपात से नक्षत्र समय या नक्षत्र समय को माध्य सूर्य के समय में परिवर्तित कर सकते हैं। हम समय को चेंज कर सकते हैं। नाभिक पंचांग में इस प्रकार के समय का परिवर्तन की सारणियां दी गई हैं। इस प्रकार यदि हमें किसी प्रकार शुद्ध समय देने वाली नक्षत्र घड़ी मिल जाए, शुद्ध समय देने वाली क्या मिल जाए? नक्षत्र घड़ी मिल जाए, तो हम अपनी माध्य घड़ी के समय को शुद्ध कर सकते हैं। हम अपनी घड़ी को शुद्ध कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। नाभिक नक्षत्र घड़ी की यांत्रिक होती है, उसमें भी यांत्रिक त्रुटि हो जाती है, तथापि इसे प्रतिदिन शुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि इसका आकाशीय पिंडों की स्थिति से प्रत्यक्ष संबंध होता है। इस प्रकार कोई ग्रह तारा ऊर्ध्व यामोत्तर बिंदु से पश्चिम की ओर खगोलीय ध्रुव पर जो कोण बनाता है, कैसा है? कोई आकाशीय पिंडों की स्थिति, प्रत्यक्ष संबंध है, ठीक। इस प्रकार कोई ग्रह या तारा ऊर्ध्वाधर यामोत्तर बिंदु से पश्चिम की ओर खगोलीय ध्रुव पर कोई कोण बनाता है, उसे काल कोण कहते हैं। समय का कोण निकाल रहे हैं, कोण से समय निकाल रहे हैं। इस प्रकार नक्षत्र सम बसंत 5 का काल कोण है। किसी तारा या ग्रह का विश्वांश बसंत 5 में से उसकी विषुवतीय दूरी अर्थात ग्रह तारे ध्रुव के जाने वाले बृहद जहाँ विषुवत वृत्त को काटे वहाँ बसंत 5 की दूरी होती है। चूंकि कालकोण विषुवत वृत्त के चाप द्वारा ही जाना जाता है, इसीलिए जब ग्रह या तारा ऊर्ध्व यामोत्तर पर बिंदु पर होगा, इसलिए जब कोई ग्रह या तारा ऊंचाई पर होगा, ऊर्ध्वाधर होगा, बिंदु पर होगा, उस समय उसका विश्वांश नक्षत्र समय के तुल्य होगा, यानी एक समान होगा। छात्रों, ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा, उसको मैं पूरा करवा दूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें तो आपकी समझ में समय की गणना कैसे होती है, समय का मापन कैसे होता है, दिन रात क्यों होते हैं, महीने क्यों बनते हैं, साल क्यों बनते हैं, युग कैसे बनते हैं, इस सारी जानकारी इस लेक्चर में है। इसलिए आपको इस बात को ध्यान से सुनना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है, तो आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। अंत में यही कहूँगा, द स्टी लैब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिलते रहे। अंत में यही कहूँगा, बढ़ेंगे, पढ़ेंगे सो बढ़ेंगे।